हेलो स्टूडेंट, तो आज हम अपना प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आप सब जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है यार? फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है मोशन को अपोज करना। जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मोशन में जा रही होती है ना, तो उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को रोकने का जो काम करता है वो फोर्स क्या होता है? और कुछ नहीं, वो बल्कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। आप जानते हो कि जब कोई गेंद फर्श पर लुढ़कती, मान लेते हैं कोई गेंद फर्श पर लुढ़क रही है, पहले से लुढ़कते 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 कोई बॉल जो है फर्श पर लुढ़कते 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 जा रही है। हम देख रहे हैं अच्छा मस्त बॉल है, जा रही फर्श पर, जा रही, इधर लुढ़की, इधर धड़ाम से, इधर धड़ाम से, इधर धड़ाम से। अचानक हम क्या देख रहे हैं कि बॉल की जो वेलोसिटी है, बॉल की स्पीड धीरे 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 कम हो रही है, कम हो रही है। एक कंडीशन ऐसे आ रहा है कि कुछ समय बाद बॉल अचानक से डम रुक गया। लेकिन न्यूटन भाई साहब तो ये बोला था कि यदि कोई बॉल लुढ़क रही है फर्श पर, यस और नो, तो उसे तो चलते रहना चाहिए उसी डायरेक्शन में, अपने उसी वेलोसिटी को बनाए रखने के साथ साथ चलते रहना चाहिए था। क्या हुआ कि अचानक बॉल रुक गया। लेकिन न्यूटन भाई साहब साथ ही साथ ये भी बोलता था, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में, वो ऑब्जेक्ट तभी रुक सकता है जब उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे। तो इससे हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि बॉल रुकी इसलिए क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बॉल इधर मोशन में जा रही थी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से कोई फोर्स काम किया, तभी वो बॉल रुका कि नहीं रुका। तो उसी इनविजिबल फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स का नाम दिया गया। समझ पा रहे इस बात को? बिना फ्रिक्शन के यार लाइफ सर्वाइव हम नहीं कर सकते। चलते भी हैं, हमारे चप्पल और जो सड़क होता है उनके बीच भी फ्रिक्शन लगता है। इसको पकड़ा भी हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, मैं बोर्ड में लिख भी रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, है ना। गाड़ी चलती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। दुनिया में बात करोगे यार तो फ्रिक्शन फोर्स का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है यार। आप ना 95-99% फ्रिक्शन फोर्स का एडवांटेज मान के चल सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स का डिसएडवांटेज बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए प्यारा सा चैप्टर फ्रिक्शन को हमें समझना बेहद जरूरी है। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा सा पहाड़ है, कोई बड़ा सा क्या है, पत्थर है, उसको मैं धक्का मारा, आया उस पर एक लात मारा, पत्थर हिला क्या? नहीं हिला। फिर आया और धड़ाम से और मारा, मैं फिर वापस गिर गया, हार नहीं माना। फिर धड़ाम से आया और पत्थर को और एक लात मारा, पत्थर को मैं कितने भी पूरा शरीर का पूरा पावर लगा दिया, पत्थर नहीं हिल पा रहा है। न्यूटन भाई साहब तो बोलता था यदि आप फोर्स लगा दोगे किसी बॉडी पर, एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी एक्सेलरेट हो जानी चाहिए थी, बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए था। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है, पत्थर जो है, फोर्स लगाने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही है। इसका मतलब क्या समझे? तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम क्या है? मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है। यानी कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया पत्थर पर, तो जितना मैग्नीट्यूड का मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो उतना मैग्नीट्यूड का मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और पत्थर मेरे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उतना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तभी ना बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है। यस और नो? अदरवाइज बॉडी मूवमेंट करती कि नहीं करती? ये है हमारे पास बड़ा सा पहाड़, आया धक्का मारा एफ फोर्स से, हिला नहीं, पहाड़ नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि जिधर इस डायरेक्शन में धक्का मारा, मैं बॉडी को चाहता था भैया तुम इस डायरेक्शन में भागो, इधर भागो, मैं मोशन की टेंडेंसी कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि बॉडी इधर जाए। इसी टेंडेंसी से, इसी अप्रोच से तो पत्थर को धक्का मारो ना, जाए, नहीं जाया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं इधर एफ फोर्स अगर 10 न्यूटन लगाया होगा तो इधर से उतना फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का लगा होगा। या सुनो, लगा होगा ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है, यानी कि बॉडी बैलेंस्ड है। इसी वजह से बॉडी आगे नहीं जा रही है। अब कोई भाई साहब आया एकदम बस बॉडी बिल्डर, वो आया धड़ाम से एक लात दिया, बॉडी मोशन में आया कि नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जितना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता था लगाया,
लेकिन मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लगाया ना, तो फ्रिक्शन फोर्स के इस बैरियर को मैं तोड़ दिया ना, तोड़ दिया, है ना। तो चलो फ्रिक्शन फोर्स का एक बेसिक आइडिया तो हो ही गया। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ये कांटेक्ट फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? कांटेक्ट। जैसे मैं हाथ को रगड़ रहा हूँ तो कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शन फोर्स। कांटेक्ट हो रही है मेरे हाथों के बीच, हो रही कि नहीं हो रही है? एक कॉपी का सरफेस है ना, इसको रख दिया तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। दोनों के कांटेक्ट। देखो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, यस और नो, बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। ये जमीन का कोई सरफेस है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। मैं ए ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के इधर खींच रहा हूँ कि नहीं खींच रहा हूँ? ए ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ए ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है कि नहीं? यानी कि ए ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेटेड है। यस और नो बोलो, एक्सेलरेटेड है कि नहीं? है ना भाई। मैं खींच रहा हूँ ना, ए ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ, आजा भाई आजा भाई आजा, खींच रहा हूँ। तो बी क्या, बी सोचेगा अच्छा ए ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो बी क्या सोचेगा? ए का मोशन को रोकने के बारे में सोचेगा ना, सोचेगा। तो बी फटाक से इस डायरेक्शन में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए को मैं इधर खींचा जा रहा हूँ, इधर खींचा जा रहा हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट ए इधर मोशन में आ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। किसने लगाया? बी ने बॉडी ए पर लगाया ना, लगाया कि नहीं लगाया? ये बी का जो सरफेस था ए पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया ना, लगाया नहीं? तभी ये जो बॉडी ए है कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। क्यों? इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अच्छा, अब ए बॉडी आगे जा रही है, आगे जा रही है, जा रही है, आगे जा रही है ना, तो बी बॉडी ने सोचा ना कि ये आगे जा रही है, तो बी बॉडी का सरफेस क्या करेगा? इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? अब फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है ना, तो टेंजेंशियल लगता है, लिखा हूं ना। देखो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट पेयर, ये तो बात सही है। और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंशियली होता है। क्या होता है? टेंजेंशियली। देखो वही सरफेस है, सरफेस के टेंजेंट है कि नहीं? ठीक है। अब ए बॉडी आगे जा रहा है ना, जा रहा है, जा रहा है, तो ए बॉडी को क्या लगेगा? भैया मैं तो आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, तो बी पीछे तो जा रहा है ना, यानी कि ए बॉडी को क्या लगेगा कि बी पीछे भी जा रही है, तो ए क्या करेगा? इस डायरेक्शन में बी बॉडी पर क्या लगा देगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया? बॉडी बी पर बॉडी ए ने लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? और बता रहा हूं भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है दुनिया में कोई भी फोर्स हो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन। तो बताओ भाई साहब, ये फोर्स और ये फोर्स क्या एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुआ क्या? और एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पर लगता है। ये वाला फ्रिक्शन पर बॉडी ए पर काम कर रहा है और ये वाला फ्रिक्शन पर बॉडी बी पर काम कर रहा है, तो इसमें से एक एक्शन है तो एक रिएक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है भाई? टेंजेंशियली होता है। क्या होता है? सरफेस के अलोंग टेंजेंशियली होता है। देखो, और फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। देखो दो बॉडी कांटेक्ट में तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करती है, यस और नो? तो वही लिखो, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स होती है, दो बॉडी के बीच कांटेक्ट होने पर ही फ्रिक्शन फोर्स का एग्जिस्टेंस होता है। एक ही बॉडी है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, इस पर कोई फोर्स काम करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा क्या एक ही बॉडी पर? नहीं। इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच लगता है। कितने बॉडी के बीच? हमेशा फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो बॉडी मौजूद होना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं होगी तो फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स कब कब काम कर। देखो फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मोशन होगा? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि दो, देखो यहां पर जो मोशन हो रहा है रिलेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बी के रिस्पेक्ट में ए भी मोशन कर रही है और ए के रिस्पेक्ट में बी भी मोशन कर रही है, नहीं कर रही क्या? तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन। दुनिया में कोई मोशन एब्सोल्यूट नहीं है भाई, कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, हर मोशन रिलेटिव है।
अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई बोलेगा भैया आप यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में खड़े हो, अगर कोई मुझे स्पेस में जाके देखेगा तो बोलेगा भाई आप तो गोल 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 घूम रहे हो, यानी कि आप तो मोशन में हो, है ना। तो ये रिलेटिव ही तो है। क्या मैं एब्सोल्यूट बता पा रहा हूँ? क्या तुम मेरा एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहे हो कि मैं कैसा हूँ? नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास मौजूद ही नहीं है कि कोई ऐसा फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जिससे मैं सारे ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट पोजीशन बता पाऊँ। दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है, हर चीज़, मोशन भी रिलेटिव है। समझ पाए? हम पढ़े थे ना चैप्टर में, ठीक है। चलो फिर मैं बात कर रहा हूँ, देखो फ्रिक्शन फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी क्या है? मोशन में है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन समझ रहे हो ना, रिलेटिव मोशन में है बॉडी, या मोशन की टेंडेंसी में है, यानी कि मोशन करने वाला है, तब फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। अगर बॉडी चुपचाप खड़ी हुई है, मान लो ये बॉडी है, क्या ये, इस m मास का बॉडी पर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, कोई भी फोर्स, क्या ये m मास का बॉडी रिलेटिव मोशन में है? क्या नहीं है। क्या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी में है? क्या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है? क्या ये बॉडी ना तो रिलेटिव मोशन में है ना तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी। क्या होता है भैया? चलो अब इधर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये मोशन में है कि इधर फोर्स लगाया ना, लगाया क्यों लगाया? चलो इसी में फोर्स लगा रहा हूँ कि लगा रहा हूँ, ये सरफेस है, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ? लगा रहा हूँ ना। तो बॉडी मोशन में आ गई कि नहीं आ गई? रिलेटिव मोशन है ना बॉडी में, तो बॉडी पर इधर फोर्स लगाया तो मोशन इधर हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियली क्या फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा? क्या लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स। तो या तो रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब समझो, यहाँ पर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगाया जा रहा हूँ, मैं फोर्स बाहर से कुछ धक्का दे रहा हूँ, मेरा पूरा टेंडेंसी है, मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई कुछ भी हालत में पत्थर मूव करे, ये जो पत्थर आगे खिसके, मेरा पूरा टेंडेंसी है ना। ऐसा तो नहीं चुपचाप बैठा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना ताकि ये पत्थर आगे बैठे, आगे भागे। भाग रहा है क्या? फिर भी नहीं भाग रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी में अगर भागेगा ना पत्थर तो इधर ही भागेगा। किधर भागेगा? इधर ही भागेगा। लेकिन क्यों नहीं भाग पा रहा है? क्योंकि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ ना तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, इसलिए पत्थर आगे नहीं भाग रहा है। लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है कि नहीं है? अगर फोर्स हटा दो, अगर तुम फोर्स हटा दो तो ना तो रिलेटिव मोशन है ना तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी, क्योंकि तुम फोर्स लगा ही नहीं रहे हो तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि बॉडी आगे भागेगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बिना फोर्स लगे या बॉडी रिलेटिव मोशन में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ पाए इस बात को? तो ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। समझ गया, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट फोर्स होगा और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स का काम ही है मोशन को अपोज करना, बॉडी के मोशन को कम करना, बॉडी के मोशन को रोकना, और जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। बेसिक आइडिया हो गया। चलो तो फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक आइडिया तो हो गया। अब यहां पर देखो फ्रिक्शन फोर्स हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ना 3 टाइप के होती हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन।
दूसरा होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और फ्रिक्शन चैप्टर को क्लोज करना है। उसके बाद लॉस ऑफ मोशन में हम जब पढ़े थे लॉस ऑफ मोशन, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स को हम एज्यूम नहीं किए थे, क्योंकि हम वहां पर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़े ही नहीं थे। लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स आप पढ़ लोगे तो लॉस ऑफ मोशन में आपको फ्रिक्शन फोर्स भी दिया जाएगा, तो वहां पर सारा कंडीशन से आपको सवालों को अच्छे तरीके से हल भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिमिटिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों एक ही है, मान के चलो दोनों एक ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे ना, दोनों को क्या पढ़ेंगे? हल्का सा मेजर डिफरेंस है, दोनों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम अलग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला हमारा हेडिंग क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में ही मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को बताऊंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बताऊंगा और इसी में मैं क्या बताऊंगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो उसका हेडिंग मैं अलग से यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, दोनों में मर्ज करके बताऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को। नाम देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन नंबर 1, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एफ से। एस यानी कि स्टैटिक, एफ यानी कि फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन। अब जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है भाई, यानी कि बॉडी मूव तो नहीं कर रही है, यानी कि बॉडी रेस्ट में है। यस और नो? जब टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन होता है तो उस समय बॉडी रेस्ट में होती है, क्योंकि हमें मालूम है जितना फोर्स तुम लगाओगे उतना फोर्स तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, तो बॉडी रेस्ट में ही तो रहेगा ना, रहेगा। देखो इसके लिए ना स्टैटिक फ्रिक्शन का नो फॉर्मूला, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी बात करेंगे पूरे के ऊपर, पहले लिख लेता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो देखो यार, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं। टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, जहां पर टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन आता है वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। अभी हम बात किए थे टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन क्या था? कोई ऑब्जेक्ट है, मैं धक्का दिया, मान लो हमारे घर में अलमारी रखी है, आया मैं धक्का दिया, अलमारी अपने जगह से हिला क्या? बिल्कुल नहीं हिला। फिर आया मैं पानी पिए, फिर अलमारी को एक लात और मारा, फिर भी अलमारी वहां से नहीं हिला। लेकिन मेरा पूरा टेंडेंसी है कि अलमारी अगर हिलेगी तो उसी डायरेक्शन में जाएगी। अलमारी क्या टेंडेंसी है ना मोशन का कि उसी डायरेक्शन में मोशन होगा? नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स तुम लगा रहे हो तुम्हारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उतना फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में बॉडी रेस्ट में होती है, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन होती, मोशन में नहीं आती, मोशन की टेंडेंसी में होती है। और उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता, और स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। अच्छा भाई, वेरिएबल क्या है यार? वेरिएबल यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंजेबल होती है। कितना होती है? चेंजेबल। ये कैसा बात हुआ भाई?
कैसे यार, अलमारी रखा हुआ है, फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कांस्टेंट नहीं है, क्यों वेरिएबल है, बात करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को अपने आप को एडजस्ट करने की पावर होती है उसमें। कैसे, अभी बात करेंगे। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक वो काम कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो सकती है अलग अलग बॉडी के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रेंज हो सकता है, 0 लेस देन इक्वल स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल है तो इसका एक रेंज होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस रेंज से इस रेंज तक हो सकता है। कहाँ से, 0 से लेकर एफ एस मैक्सिमम। और एफ एस मैक्सिमम को हम एफ लिमिटिंग कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम, एफ लिमिटिंग। शॉर्टकट में एफ LIM लिख के हम रिप्रेजेंट करेंगे, एफ लिमिटिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज होता है 0 से कहाँ तक, एफ मैक्सिमम तक। एफ एस मैक्सिमम को हम क्या बोलेंगे, एफ लिमिटिंग। ये सारा पॉइंट जितना भी लिखा हूँ सारा, और यहाँ पर ले लेना कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों। फ्रिक्शन फोर्स डस नॉट डिपेंड एरिया। ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाएगा तो लिखना फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। चलो ये सारा बात का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे। अभी देखो, अच्छा यह फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है। और एफ एस मैक्सिमम का हम क्या बोलेंगे, एफ लिमिटिंग। तो एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ लिमिटिंग। मैं लिख नहीं रहा हूँ, नीचे लाइन में लिख देंगे। तो एफ एस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। एफ एस मैक्सिमम किसका प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल के। क्या, जैसे ये है, इधर वेट mg काम किया ना किया, इधर इसका क्या होगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल तो हमें मिल जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, और उस कांस्टेंट को स्पेशल लेटर से डिनोट किया जाता है, जिसका नाम होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ किनारे में, म्यू एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, जिसे स्टैटिक लिमिटिंग कांस्टेंट भी बोल सकती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। अब भैया म्यू एस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो म्यू एस की वैल्यू सरफेस पर डिपेंड करती है। किस पर, सरफेस का। देखो भाई, तुम्हारा सरफेस बदलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट भी बदलेगी। डिफरेंट सरफेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। और ये एक सरफेस है मेरा बोर्ड, और ये चॉक, तो इन दोनों सरफेस के लिए म्यू एस का वैल्यू होगा ना। इस सरफेस और इस चॉक के लिए म्यू एस का जो भी वैल्यू होगा ये फिक्स होगा। और इसी जगह मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ला लूँ तो ये बोर्ड और इसके बीच जो भी म्यू एस होगा इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, लेकिन हर दो बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सरफेस पर डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है, साथ ही साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, आप अगर फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हो तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, क्योंकि टेम्परेचर होने पर बॉडी का मूवमेंट भी चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अगर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है और टेम्परेचर वहाँ पर अलग है तो वहाँ पर बॉडी अलग टाइप की बिहेव करेगी, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग म्यू एस की वैल्यू आती है, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है। ऐसे याद नहीं रखना, बस एक आइडिया ले लो। साथ ही साथ ये म्यू एस की वैल्यू ये डिपेंड करती है कि तुम्हारा सरफेस पॉलिश है या नहीं, तुम्हारा सरफेस पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, या कितना स्मूथ है, इस पर डिपेंड करता है। या सुनो, और पॉलिश सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और पॉलिश सरफेस नहीं रहेगा तो म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो म्यू एस की वैल्यू सरफेस पर डिपेंड करेगी, आपका सरफेस कैसा है,
वहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपका सरफेस का, बॉडी का, है ना, जहाँ पर ये फिनोमिना देखोगे। साथ ही साथ म्यू एस की वैल्यू सरफेस के चिकनाहट पर डिपेंड करती है कि आपका सरफेस कितना पॉलिश्ड है, कितना खुरदुरापन है, पॉलिश्ड है या स्मूथ है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसे इसको हमें याद बिल्कुल नहीं रखना है, बस एक बेसिक आइडिया यहाँ पर हमें लेना था। एफ एस मैक्सिमम को अब चाहो तो डायरेक्ट एफ लिमिटिंग लिखो। डायरेक्ट क्या लिखो इसको, एफ लिमिटिंग ही पढ़ते हैं इसको। हम हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, एफ एस मैक्सिमम ना बोल के अब मैं हमेशा इसको एफ लिमिटिंग बोलूंगा। तो एफ लिमिटिंग का हमारे पास फॉर्मूला है। देखो आप बोले थे ना भैया कि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक रेंज होता है, रेंज 0 से लेकर एफ लिमिटिंग तक। और एफ लिमिटिंग कितना होता है भाई, मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम बता दो ना। मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला है। देखो म्यू एस इंटू नॉर्मल, और म्यू एस कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नॉर्मल तुम निकाल सकते हो। क्लियर इतनी बात? चलो भैया क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो सारा डिटेल, ये सरफेस है हमारे पास, मान लेते हैं भैया ये हमारे पास कोई सरफेस है सरफेस, ठीक है। सरफेस पर हम कोई बॉडी रख दिए हैं कि नहीं रख दिए हैं। मान लेते भैया इस सरफेस का मास कितना है, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, जितना चाहो ले लो अपने मन मर्जी, 10, 20, 30 कितना भी ले लो। ये बॉडी सरफेस पर रखी हुई है। ये सरफेस पर रखी हुई ना, तो ये इस पर म्यू एस कुछ ना कुछ होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, होगा। सरफेस का है ना भाई, वो तो होगा ही होगा। इसकी वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं 0.2, कितना दे दिया मैं, 0.2 दे दिया। कांस्टेंट है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। और मैं इधर लगाया 3 न्यूटन का फोर्स, मैं इधर की क्या लगाया, मैं फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया कि नहीं लगाया ना, लगाया। अब देखते हैं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, कैसे पता करेंगे। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू, एफ लिमिटिंग की। और इसी को क्या बोलते हैं, एफ एस मैक्सिमम। कितना होता है भैया, न्यू एस इंटू नॉर्मल। न्यू एस हमारे पास 0.2 है, और नॉर्मल तो हम यहाँ से निकाल लेंगे भैया। इधर क्या लगेगा भैया, 5G, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या मिलेगा भैया हमें, 5G मिलेगा। और G की वैल्यू कितनी होती है, 10, तो 5 10 जा 50, तो हमें नॉर्मल की वैल्यू कितना मिल गया, 50 मिल गया। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल की जगह कितना पुटअप कर दूंगा, 50 पुटअप कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा, 10 न्यूटन। कितना मिला, 10 न्यूटन मिला। कितना मिला, यानी कि एफ एल की वैल्यू कितना आया, 10 न्यूटन। यानी कि इससे मैक्सिमम और हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखो ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये 0 इज लेस देन एफ एल, यानी कितना आया, 10। होगा कि नहीं होगा। यानी कि इस कंडीशन में देखो, हर कंडीशन के लिए एफ एल तुम्हें अलग अलग मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या भाई। हर कंडीशन बॉडी का वेट तो चेंज होगा ही होगा, म्यू एस चेंज होगा ही होगा, तो तुम्हें एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू अलग मिलेगी। इस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या वो 10 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। सिर्फ तुम्हें 10 तक रोक सकती है, उसके आगे तुम्हें नहीं रोक पाएगी। समझ पा रही इस बात को। अब देखो, अब इधर देखो, तुमने इधर फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। कितना लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन यार यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, एफ एल कितना है मेरे पास, एफ एल कितना है, देखो एफ एल कितना है, 10 न्यूटन है। कितना है, 10 न्यूटन। मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन का, बॉडी आगे बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इधर एफ लिमिटिंग कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन है। कितना,
नहीं बढ़ रही है। मैं 4 न्यूटन लगाया, चलो इधर समझो फिनोमिना को, मैं फोर्स लगाया भाई 3 न्यूटन का, लगाया कि नहीं लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, लगाया, फिर भी बॉडी आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इसका मतलब इधर रोकने वाला कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब बॉडी मोशन में नहीं है तो फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भैया यहाँ पर तो 10 लिख दे। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स ज्यादा हो गई है, तो बॉडी को इधर भागना चाहिए ना। क्या ऐसा होता है क्या? मैं बॉडी 3 न्यूटन इधर खींच रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन इधर है, तो क्या बॉडी पीछे भाग जाती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो भी कितना न्यूटन का है? 3। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया वो कितना न्यूटन का हो गया भैया? 3 न्यूटन का। इसी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। क्या बोलते हैं इसी को? सेल्फ एडजस्टिंग। इधर देखा 3 न्यूटन, इधर मैक्सिमम 10 था, मैक्सिमम 10 था, इधर बॉडी पीछे भागेगी क्या? नहीं भागेगी। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? वो ये बॉडी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लिया। चलो मैं इधर 4 न्यूटन लगाया, कितना लगाया? मैं फोर्स 4 न्यूटन लगाया, फिर भी इधर बॉडी भाग रही है कि नहीं भाग रही है? बॉडी अभी भी किस में है भाई? रेस्ट में है। और इधर मैक्सिमम कितना लग सकता है? मैक्सिमम इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग सकता है। कितना? सिर्फ नहीं है, 10 न्यूटन तक मुझे आगे जाने नहीं देगा। 10 न्यूटन के जैसे पार लगाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन टूट जाएगा और बॉडी मोशन में आ जाएगी, आ जाएगी। 4 लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं भाई साहब? सोचो ना सर, एडजस्ट नहीं होता तो बॉडी को पीछे मूवमेंट करना चाहिए था। ऐसा होता क्या? पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैं आया आया और 8 न्यूटन लगा दी। कितना न्यूटन? आया कितना न्यूटन लगा दिया? मैं धड़ाम से आया सबसे पहले 4 लगाया, आया इधर 5 6 7 लगाया, मैं आया धड़ाम से इस पर लगा दिया। मैं कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। थक गया, हार गया, फिर भी बॉडी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर ये एफ एस क्या हो गया? एडजस्ट होके क्या हो गया? 8 न्यूटन। फिर भी बॉडी रेस्ट में है, नहीं है क्या? दिमाग सरका मेरा। मैं आया, कितना न्यूटन लगाया? मैं आया और बॉडी पर लगाया मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया? फिर भी बॉडी आगे नहीं बढ़ी। बढ़ी क्या? क्योंकि इधर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया? आया 10 लगाया, ये भी पीछे 10 लगा दिया, तो यहां पर एफ एस कितना लग गया? 10 लग गया। अब यहां पर देखो, अब बॉडी ना जस्ट अबाउट टू मोशन है। क्या है? जस्ट अबाउट टू मोशन का मतलब है अगर हल्का सा मैं धक्का दिया, अगर हल्का सा मैं धक्का दिया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, नहीं आएगी क्या? क्योंकि एफ लिमिटिंग और मेरा द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर आ चुका है। अगर मैं 10.1 न्यूटन का फोर्स भी लगा दिया तो बॉडी किस में आ जाएगी? किस में आ जाएगी? मोशन में ना। अभी बॉडी मोशन में नहीं, रेस्ट में है, लेकिन बॉडी मोशन करने के कंडीशन में पहुंच चुकी है, जस्ट अबाउट टू मोशन। अगर बॉडी मोशन करने के कंडीशन में होती है, इस चीज को बोलेंगे जस्ट अबाउट टू मोशन, यानी कि बॉडी मोशन करने के फिरात में हल्का सा भी धक्का मारो, 10.1 अगर न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया तो बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में। क्योंकि यहां पर भाई स्टैटिक फ्रिक्शन इस कंडीशन में मैक्सिमम 10 न्यूटन तक हो सकता है। कितने न्यूटन तक? और अगर तुम्हारे द्वारा लगाया गया अप्लाइंग फोर्स अगर एफ अप्लाइंग जो फोर्स है एफ एल के इक्वल है, एफ अप्लाइंग फोर्स एफ एल के इक्वल है, यानी कि बॉडी किसमें अभी भी रेस्ट में, लेकिन यहां पर जस्ट अबाउट टू मोशन का कंडीशन है। जस्ट अबाउट टू मोशन मतलब हल्का सा भी धक्का दिए तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। और मोशन में आ गया भैया तो उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल तो सिर्फ 10 न्यूटन तक है। यस और नो? जब बॉडी मोशन में आएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडी पर फोर्स लगाओ, मोशन की टेंडेंसी रहेगा, मोशन नहीं होगा स्टैटिक फ्रिक्शन में। सिर्फ क्या होगा?
यहाँ पर हर कंडीशन 1 न्यूटन लगाया, 2 लगाया, 3 4 5 6 7 8 9 10 लगाया, मोशन नहीं हुआ, मोशन की टेंडेंसी था। मोशन की टेंडेंसी में जितना भी फ्रिक्शन लगा वो सब स्टैटिक फ्रिक्शन था, नहीं था क्या? और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे सेल्फ एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैक्सिमम वैल्यू तक वो सेल्फ एडजस्ट होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? होता रहेगा। अगर मैं 11 न्यूटन लगा दिया, क्या लगा दिया मैं? 11 न्यूटन लगाया। इस कंडीशन को मिटा रहा हूँ सारे। अगर मैं 11 न्यूटन लगाया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? और मोशन में आएगी तो उस टाइम बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन की बजाय काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि उस टाइम बॉडी रिलेटिव मोशन सच में कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? क्या कर रही? मोशन की टेंडेंसी नहीं, सच में रिलेटिव मोशन कर रही होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उस केस में। तो याद रखना भाई, सेल्फ एडजस्ट का मतलब क्या होता है, समझ पाए इस बात को? ठीक है। देखो अब यहां पर मान लेते हैं बॉडी पर मैं क्या लगा दिया? 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितना लगा दिया? 11 न्यूटन का। तो बॉडी मोशन में आ गया ना, रिलेटिव मोशन में आया कि नहीं आया? तो बॉडी कितने नेट फोर्स से आगे बढ़ रही होगी? कितने न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ रही होगी? मैं यहाँ पर लगाया 11 न्यूटन। कितना लगाया? तो 1 न्यूटन का नेट रिजल्टेंट फोर्स से बॉडी आगे बढ़ रही है। बोलो या सनो? ये वाली फोर्स ज्यादा है और ये वाली फोर्स क्या है? मैक्सिमम 10। तो 11 माइनस 10 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन के फोर्स से बॉडी आगे बढ़ रही है। यानी कि बॉडी सचमुच रिलेटिव मोशन में आ गई, और रिलेटिव मोशन में आ गई तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। कौन सा फ्रिक्शन आएगा वहां पर? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है भाई क्या है? सिर्फ टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगा, मोशन वो नहीं करेगा। क्लियर इतनी बात? अब बॉडी मोशन कब करेगा? देखो इधर, अगर एफ अप्लाइड फोर्स क्या है? ग्रेटर देन है किससे? एफ एल से। या सुनो, अगर तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फोर्स से, तब बॉडी मोशन में आ जाती है। या सर नो? और एफ अप्लाइड की वैल्यू क्या है? और एफ अप्लाइड की वैल्यू लेस देन है एफ लिमिटिंग से, तो बॉडी क्या रहेगा भाई? रेस्ट में। और यहाँ पर बॉडी क्या हो जाएगा? मोशन में। और जब बॉडी मोशन में आ गया तो एफ एस नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और रेस्ट में है तब तक कौन सा फ्रिक्शन है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। और जब एफ अप्लाइंग फोर्स एफ एल के इक्वल है, फिर भी बॉडी रेस्ट में, लेकिन बॉडी में टेंडेंसी आ चुकी है जस्ट अबाउट टू मोशन वाली, हल्का सा धक्का दो मोशन में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर बॉडी भाई मोशन में आ जाती है तो उस समय उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होता है, तो उस समय हम एक्सेलरेशन में फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई। मोशन में आ जाएगा, एफ नेट एग्जिस्ट करेगा, करेंगे। चलो ये बात तो हो गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मैं यहां पर दिया हूं म्यू एस की वैल्यू 0.2, बॉडी का वेट है 10 kg, बॉडी मस्त सरफेस पे रखी हुई है बॉडी को इधर आपने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। कितना लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। बॉडी को मैं खींचा 10 न्यूटन से खींच रहा हूं कि नहीं खींच रहा हूं। तुमको बताना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। कैसे बताएंगे? हमें तो मालूम है कैसे बताना है, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? एफ लिमिटिंग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? और एफ लिमिटिंग कम आ गया 10 न्यूटन से, तो मेरा बॉडी किस में है? मोशन में है। और एफ लिमिटिंग ज़्यादा आ गया, मेरी बॉडी रेस्ट में है। और एफ लिमिटिंग एकदम 10 आ गया तो जस्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में होगा निकाल लेंगे। भैया हमें पता है एफ लिमिटिंग कैसे निकाला जाता है। एफ लिमिटिंग होता है
स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और इनटू नॉर्मल। और एफ लिमिटिंग को हम क्या बोलते हैं भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं ना, बोलते हैं भैया। हम क्या करेंगे, इधर से हम कर देंगे 10G हो जाएगा बॉडी का मास, नीचे की ओर एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऊपर की ओर कौन बैलेंस करेगा इसको, नॉर्मल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। बॉडी को इधर खींचे जाओ, इधर खींचे जा रहा हूँ, रिलेट है ना, फोर्स तो लगा रहा हूँ ना भाई, तो इधर तो फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, इधर फ्रिक्शन काम करेगा, इधर क्या करेगा। अब ये फ्रिक्शन हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, एफ लिमिटिंग निकालूंगा तो पता चलेगा भैया कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अभी तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़े भी नहीं है, फिर भी इतना अंदाजा लगाना हमें आता है, निकाल लो। तो म्यू एस हमारे पास कितना है 0.2 और नॉर्मल हमारे पास कितना है भाई, जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा 20, कितना मिलेगा 20, हमें मिलेगा 20 न्यूटन, कितना मिला 20 न्यूटन। तो अब देखो भाई एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ लिमिटिंग। एफ अप्लाइड है 10 न्यूटन और एफ लिमिटिंग है हमारे पास 20 न्यूटन। क्या बॉडी मोशन में है, क्या हमारी बॉडी रेस्ट में है, और हमारी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी भैया जब तक आप 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स ना लगा दो, समझ पाए। अगर तुम 10, अब देखो अब बॉडी पर इधर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर बॉडी पर लग रहा है 10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है कि नहीं भाई, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का 20 न्यूटन मैक्सिमम, लेकिन बॉडी इधर 10 न्यूटन है, इसको बोलेगे भैया इधर तो 20 आ गया एफ लिमिटिंग, भाई ये मैक्सिमम है, इधर नहीं भागेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, होता है क्या कभी, ये सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, तुमने 10 लगाया तो ये भी क्या लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक सेल्फ एडजस्ट करते रहेगा इस कंडीशन में, 20 न्यूटन तक मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इतने तक अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा। इससे हल्का सा ज़्यादा लगा दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन का खेल खत्म, लिमिटिंग का खेल खत्म, बॉडी में जनरेट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो एक बात बता रहा हूं मैं, इतना तो क्लियर है क्लियर भैया, इतना क्लियर है क्लियर। हमें बॉडी अभी किस में है भाई, रेस्ट में है, हमें मालूम है ना रेस्ट में है। तुम इधर 11 लगा दोगे, एफ एस सेल्फ एडजस्ट होके क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तुम इधर 15 लगा दोगे, ये सेल्फ एडजस्ट होके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तुम 19 लगा दोगे तो ये भी सेल्फ एडजस्ट होके कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तुम इधर 20 न्यूटन लगा दोगे फिर भी बॉडी रेस्ट में है, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट होके क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। अब बॉडी का कंडीशन जस्ट अबाउट टू मोशन वाली है, एकदम फील आ चुका कि बॉडी एकदम, बॉडी को अंदाजा हो चुका, हल्का सा मूवमेंट मिले, हल्का सा धक्का दे रहे ना कोई 20 से 20.001 भी धक्का दे दे तो बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन तोड़ देगी और वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, है ना। कभी भी तुम देखे होंगे, कभी भी घर का अलमारी को या किसी चीज को धक्का देते, एक बार जैसे धक्का दिया आगे नहीं खिसका, क्यों नहीं खिसका, कि तुमने जितना न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी उतने न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा दी स्टैटिक वाली। फिर धड़ाम से आया, फिर गेट को दरवाजा खोला, नहीं खुला, खुला क्या नहीं खुला, आपका अलमारी हटा क्या नहीं हटा, एकदम दिमाग सर का एकदम आया एकदम स्पीड से आया, एकदम स्पीड से आया और धड़ाम से मारा, अलमारी हिल गया अपने जगह से। अलमारी क्या हो गया, क्योंकि मैं लिमिटिंग तोड़ दिया। एफ एस जितने उसका जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था उससे मैं ज़्यादा पावर लगा दिया ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ लिमिटिंग को मैं तोड़ दिया और मेरा बॉडी किस में आ गया, अलमारी मोशन में आ गया। एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं ना एटॉमिक लेवल पर फ्रिक्शन का रीजन बता रहा हूँ। एटॉमिक लेवल पर क्या बता रहा हूँ, फ्रिक्शन का रीजन मैं फ्रिक्शन का रीजन बताऊँ, बारीकी समझना। एटॉमिक लेवल पर फ्रिक्शन की रीजन बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई सरफेस, कोई वो क्या है ये सरफेस। हमारा सरफेस क्या होता है, हमारे सरफेस ना बहुत सारे इरेगुलरिटीज होती, क्या होती है, हमारे सरफेस में बहुत सारे इरेगुलरिटीज होती है। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
है ना, इरेगुलरिटी। देखो फ्रिक्शन का ना एटॉमिक लेवल पर रीजन क्या होता है समझो। जब आप ना किसी ऑब्जेक्ट को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम इतना स्मूथ नहीं दिखेगा, तुम्हें इसमें छोटे छोटे उभार दिखेंगे, छोटे छोटे इरेगुलरिटीज दिखेगा। रियल में जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, अच्छी वाली माइक्रोस्कोप है जिसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, उसमें जब आप सरफेस को देखो, चाहे चौक को देखो, चाहे बोर्ड को देखो, चाहे बेंच को देखो, चाहे किसी भी सरफेस को देखोगे ना, तो आपको इसमें छोटे छोटे उभार मिलेंगे। इसी उभार को बोला जाता है इरेगुलरिटीज। यहाँ पर मैं जूमिंग करके बता दिया हूँ इरेगुलरिटीज। तो ये सरफेस और हमारा कोई भी एम मास को कोई बॉडी है कि नहीं। मेरा एक सवाल है कि बॉडी को मोशन में लाना टफ है। मेरा सवाल है बॉडी को मोशन में लाना टफ है या मोशन में रखना टफ है? बॉडी को मोशन में लाना टफ है या मोशन में रखना टफ है? बॉडी को मोशन में लाना टफ है ना, बॉडी को मोशन में लाना टफ है कि मोशन में रखना टफ है? सोचो तो ना, बॉडी को मोशन में लाना टफ है और एक बार बॉडी मोशन में आ जाती है ना, तो मोशन को बनाए रखना इजी है कि नहीं। जैसे आप देखते हो कई पुली कबाड़ी वाले होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते रहते हो, क्या करते रहते हैं? खींचते रहते। मान लीजिए कोई एकदम बाहुबली है, एकदम वो कार को खींच रहा है या बाइक को खींच रहा है, कार को क्या कर रहा है, इधर रस्सी बांधा है, कार को क्या खींच रहा है कहीं, वो कोशिश करता है, करीब बहुत समय तक कोशिश करता है आगे बढ़े, भाई कार खींच, आगे आए, खिंचा रहा है क्या, वो फुल भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि वो जितना फोर्स लगा रहा है उधर उतने फोर्स का स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर वो और फुल जोर से लगाया, फिर भी कार आगे बढ़ी, तो जितना फोर्स और लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन और लग गया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन तो भाई अपना लिमिटिंग तक तो काम करेगा ना। ये भाई सब कितना भी फोर्स लगा लीजिए, उसका जो कार और जमीन का सरफेस है दोनों के बीच जितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उतने तक तो भाई साहब को आगे बढ़ने से रोकेगा, नहीं रोकेगा क्या? यानी कि एफ लिमिटिंग तक कार का मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। बहुत कोशिश किया भाई सब, दिमाग इतना खराब हुआ कि एकदम पूरा जोर से कोशिश किया। क्या किया? फुल जोर से कोशिश किया, तो वो ट्रक, वो जो कार है, वो कार धीरे धीरे किस में आ गई? मोशन में आ गई। और मोशन में आई तो ये सरफेस का इरेगुलरिटीज क्या हो गया? इरेगुलरिटीज टूट गई, इरेगुलरिटीज क्या हो गया? और जब एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो हौले धीरे वो भाई साहब कार को अकेला खींचते ले जाता है कि नहीं ले जाता है। तो यहाँ पर खुद क्या सीखे कि बॉडी को मोशन में लाना टफ है। एक बार बॉडी मोशन में आ जाती है तो मोशन में रखना इजी है, नहीं है क्या? एक बार मोशन में आएंगे तो धीरे तुम खुद एनालिसिस करते हो यार, कोई भी चीज़ को हम ऐसे खींचते हैं। मान लो चावल की बोरी को हम खींच रहे हैं, शुरू में साला खिंचाता नहीं है, 40-50 किलो चावल का बोरी खिंचाता नहीं है ना, क्योंकि जितना फोर्स लगाता हूँ उधर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाता है। और कब तक मेरा फोर्स को रोक पाएगा? वो एफ लिमिटिंग तक रोकेगा ना। धीरे धीरे एफ लिमिटिंग से ज़्यादा लगाया, एक बार जैसे चावल की बोरी मोशन में आ गई तो धीरे धीरे करके खिसका मैं अपने घर ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं इरेगुलरिटीज को कम कर दिया ना। तो अब मेरा सवाल है भाई, तुम खुद सोचो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी? स्टैटिक यानी कि एफ एस मैक्सिमम, क्या बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो चाहे, देखो भाई लास्ट कंडीशन में हमारा पास एफ मैक्सिमम होता है ना, एफ एस मैक्सिमम, यही हमारा एफ एस नहीं बनता है क्या? लास्ट कंडीशन में बनता है कि नहीं बनता है? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। इधर मैं 20 न्यूटन लगाया तो ये स्टैटिक, तो एफ एल कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। तो सेल्फ एडजस्ट होकर स्टैटिक फ्रिक्शन 20 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है क्या? लास्ट कंडीशन में होता है कि नहीं होता है? तो एफ मैक्सिमम को एफ एस बोल, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये कब का कंडीशन होगा? जस्ट अबाउट टू मोशन में तुम्हारा एफ एस मैक्सिमम जो होगा वही तुम्हारा लास्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन वाला भी बनता है, नहीं बनेगा क्या? एडजस्ट करेगा ना, करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि एफ एस ज़्यादा होगा या एफ एस मैक्सिमम ज़्यादा होगा? मतलब वही बात है,
तुम सोचो भाई, जब तक तुम ट्रक को खींचे जा रहे हो, अपने बॉडी से खींचे जा रहे हो, खिंचा ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उधर भी अपोजिट डायरेक्शन उतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि एक बार जैसे तुमने बैरियर को तोड़ दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बैरियर को तोड़ दिया, बॉडी मोशन में आ गया कि अब मोशन में आ गया तो तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्टी होगी क्या? अब आराम से तुम हौले हौले कार को आगे खींचते हो, ढकेलते हो, ले जा सकते हो। तो सोचो, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। नहीं होती क्या? समझे? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है और एफ लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है। बोलो, या एफ एस या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्योंकि बॉडी एक बार मोशन में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता, और जब तक मोशन में नहीं है तब तक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। समझे? एक बात बता रहा हूं, अब ना यहां पर देखना, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखूंगा, टेंशन मत लो। एक बात, बताओ यार, तुम मान लो मैंने तुम्हें ना म्यू के दे दिया, क्या दे दिया? देखो अभी पूरा बताऊंगा। देखो, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है, क्या होती है? जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है, बताऊंगा अभी। काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल की। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब कहाँ आएगा भाई? जब बॉडी रिलेटिव मोशन कर रही है, बॉडी मोशन कर रही है, उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन नहीं, बॉडी मोशन में आ चुकी है, बॉडी में रिलेटिव मोशन आना चालू हो गया है, उस टाइम जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। और भाई साहब, जब तुम प्रोपोर्शनल को हटा दोगे तो यहाँ पर प्यारा सा कांस्टेंट लगता है जिसका नाम होता है म्यू के। क्या होगा? और म्यू को क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? कि तुम्हारा सरफेस कैसा है, तुम्हारे सरफेस में कितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज है। और तुम्हारे सरफेस इसमें अगर मैं पेंट मार दूंगा ना, इरेगुलरिटीज कम हो जाएगा, नहीं होगा क्या? इरेगुलरिटी बढ़ जाएगा और तुम्हारा म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भैया मैं बता रहा हूँ, एफ के की देखो, एफ एस जो होता है ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? यानी कि इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती कि नहीं होती है। और एफ लिमिटिंग 15 है तो तुम 1 लगाए, एफ एस 1 हो गया। तुम 2 लगाए, एफ एस 2 हो गया। तुम 14 लगाए, एफ एस कितना हो गया? तो एफ एस यहाँ पर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता है। लेकिन भाई अगर बॉडी मोशन में है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा। क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल नहीं होता है मेरे दोस्त। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। एक बात बताओ, अगर बॉडी एक बार मोशन में आ गया ना, तुम 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ, चाहे 5 करोड़ न्यूटन का फोर्स लगाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही काम करेगा जितना 10 न्यूटन में कर रहा था। अभी पढ़ेंगे कैसे, देखेंगे अभी। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। अभी पूरे डिटेल समझेंगे, अभी बस आइडिया दे रहा हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बॉडी रिलेटिव मोशन में आ चुकी है, हमें मालूम है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये हम समझ चुके हैं। अब इसका मतलब बताओ आप क्या बोल रहे हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? ये क्या बात है भाई? हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन अलग होगा। इस बॉडी और इस सरफेस के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखो कैसे होगा, एक फील लो। चलो यहाँ पर ना मैं तुम्हें म्यू के की वैल्यू दे दिया हूँ। क्या दे दिया हूँ? म्यू के की वैल्यू तुम्हें मैं 0.2 दे दिया। क्या दे दिया मैं? म्यू के की वैल्यू 0.2 दे दिया कि नहीं दे दिया? सारा डिटेल यहाँ पे मिटा दो। म्यू के की वैल्यू क्या दे दिया मैं? 0.2 न्यूटन दे दिया कि नहीं? अब म्यू के, मैं बोल रहा हूँ बॉडी मोशन में, मैं बोल रहा हूँ बॉडी क्या है? मैं बोल रहा हूँ भाई बॉडी क्या है? बॉडी क्या है? बॉडी किस में है? मोशन में। मैं खुद धक्का दिया बॉडी 20 न्यूटन से। बॉडी किस में है? बॉडी मोशन में है कि नहीं है? भैया अब मोशन में है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? भाई बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा ना मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में।
भैया अब बॉडी मोशन में है, तो मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा करेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन किधर काम करेगा भैया? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ना, करेगा। भैया बता दो कि बॉडी मोशन में आ चुकी है तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन है, बता दे बता दे। ठीक है भैया, हमने तो अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भैया, म्यू के इंटू नॉर्मल होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। म्यू के की वैल्यू तो हमें मालूम है कितना दिया गया है, 0.2 दिया है भैया। और नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है भैया, n इक्वल टू होता है हमारे पास 10 और g होगा, हम तो पढ़ रखा है। और 10g का मतलब कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। यहाँ पर मैं अप्लाइंग फोर्स को कर देता हूँ अपने, मैं 50 न्यूटन का लगा दिया हूँ। ठीक है ठीक है, चलो भैया इतनी बात क्लियर है। एन की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा भाई, 100 न्यूटन रख दिया ना, चलो रख दिया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिलेगा भैया हमें, 20 न्यूटन। कितना मिल गया, 20 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। तो सोचो ना भैया, तुम जो फोर्स अप्लाई किए थे और तुम अप्लाई किए थे 50 न्यूटन से, तो बॉडी मोशन में थी ना। अरे भाई हम तो पहले से बोल चुके हैं ना कि बॉडी मोशन में आ गई है, मोशन में चला रहा हूँ बॉडी को, 50 न्यूटन के फोर्स लगा के खींचा जा रहा हूँ। अब मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, 20 न्यूटन। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कितने रिजल्टेंट से बॉडी आगे जा रही है, 30 न्यूटन से भैया। मतलब इसका मतलब साफ है कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ चुकी है। कितना होगा एक्सेलरेशन, बता दो, बताते हैं, रुको। तो पहले तो मैं निकालूंगा एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना। एफ नेट कितना है भैया, इधर है 50 न्यूटन है ना भाई। बॉडी इधर जा रही, इधर का फोर्स बड़ा है ना, इधर का फोर्स छोटा है, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे ना, हम करेंगे ना, तभी तो भाई आएगा ना। देखो ना, 20 न्यूटन से इधर काइनेटिक लगाया होगा, 20 ने 20 को मारा ना, तो 30 से तो आगे बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। मास कितना लिए भैया आप, 10 लिए हो। एक्सेलरेशन बता दूं, बता रहा हूं, निकालता हूं अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अपॉन हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ए। भैया एक्सेलरेशन बता दिए, एक्सेलरेशन आपने बता दिया जबरदस्त तरीके से। तो एक्सेलरेशन कितना है भैया, एक्सेलरेशन हमारे आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हम बॉडी एक्सेलरेशन, बॉडी मोशन में था तो काइनेटिक फ्रिक्शन आया, और कितना एक्सेलरेशन है ये भी निकाल दिए भैया। आज तो एक बात कर रहे थे थोड़ी देर बाद कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसी बात कर रहे थे अब, अजीब सा होता है भाई। रुको, मैं बोला था तुम फोर्स अभी 50 न्यूटन का लगाए थे ना, तुम फोर्स 100 न्यूटन का लगा दो, तुम फोर्स 200 न्यूटन का लगाओ, चाहे फोर्स भैया 500 न्यूटन का लगाओ, कितने भी फोर्स लगा लो, अगर बॉडी एक बार मोशन में आ चुकी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहने वाला है। चाहे आप मोशन में आने के बाद कितने भी तेजी से ऑब्जेक्ट को खींच लो, कितने भी तेजी से और फोर्स लगा लो, कितना भी फोर्स बढ़ा लो, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होने वाला है। खुद देख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बोलती है भाई, म्यू के तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर 0.2, नॉर्मल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। 10 किलोग्राम के लिए नॉर्मल तो 100 ही होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा 20 मिलेगा। नहीं मिल रहा है क्या, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो फोर्स को कितना ज़्यादा कितना कम, एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में आ गया कोई ऑब्जेक्ट, तो फोर्स पर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करने वाला। समझे कि नहीं समझे? इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। और हमें मालूम है काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है भाई, ये क्या होता है, लेस होता है किससे, एफ लिमिटिंग से। एफ लिमिटिंग वाला ज़्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कम होता है। चलो इसी में क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये कुछ कंडीशन है हमारे पास, ये वही बॉडी है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं दोनों वैल्यू गिवन दूंगा। यहाँ पर हम दे दिए हैं म्यू एस की वैल्यू दे दिया हूँ मैं 0.6, और इसी सरफेस के लिए मैं म्यू के की वैल्यू तुम्हें दे दिया हूँ 0.4। बॉडी का मास कितना दे दे भैया, बॉडी का मास दे दे तुम्हें 3 kg। ठीक है, कितना फोर्स लगा दे इस पर,
50 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, है ना। ये पूरा सारा कंडीशन है। तुम्हें बताना है कि हमारा जो बॉडी है ये रेस्ट में है या मोशन में है। तुम्हें क्या बताना भैया, बॉडी रेस्ट में है और मोशन में। बॉडी किस में है ये बताना है तुम्हें। और यदि तुम्हारी बॉडी मोशन में होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने नेट फोर्स से बॉडी मूवमेंट कर रही है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। और बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये बताना पड़ेगा कि लिमिटिंग कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेंगे भाई, हमें तो मालूम है, हम तो इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, इसका भी जानते हैं, तो बारी बारी से चेक कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले भाई मैं चेक करूंगा एफ लिमिटिंग। अगर एफ लिमिटिंग मेरा ज़्यादा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरा जो बॉडी है वो रेस्ट में है। एफ लिमिटिंग कम आ गया तो मैं समझ जाऊंगा, एकदम कंफर्म 100% श्योर हो जाएगा कि मेरा बॉडी मोशन में है। निकालो म्यू एस इंटू एन कर दो भाई, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस कितना सरफेस का 0.6, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा भाई, इधर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 30 न्यूटन, इधर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो बॉडी तो ऊपर मूवमेंट नहीं कर रही है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और 30 न्यूटन बैलेंस है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर हमें मिला 30। तो यहाँ पर हमें एफ लिमिटिंग कितना मिल गया भैया, 18 न्यूटन। कितना मिल गया, 18 न्यूटन। भैया इतना साफ साफ शब्दों में बोल रहे हो आप, पूरा दिख रहा है डायग्राम में कि एफ लिमिटिंग 18 न्यूटन आया और आपने जो फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। इसका मतलब भैया पूरा समझ में आ गया कि हमारा बॉडी मोशन में है। क्या है, मोशन में है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है क्या, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में है तो कंफर्म हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। भैया कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन, बता दो बता रहा हूँ, रुको आप भी निकालो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला अभी आप जस्ट बताए थे ना, नहीं भूले हैं हम लोग, नहीं भूले हैं। ठीक है, म्यू के की वैल्यू यहाँ पर हमें दिया गया 0.4 दिया है। और एन की वैल्यू अभी हम निकाले थे भैया 30 न्यूटन आया था। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया भैया हमारे पास, 12 न्यूटन आ गया। कितना आया, 12 न्यूटन आया ना, आया। यानी कि बॉडी कितना नेट फोर्स से आगे बढ़ रही होगी भाई, 50 में 12 को माइनस करो, मतलब इधर भाई कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, एफ एस क्या नहीं, बॉडी मोशन में है ना, बताया था। तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है भाई, 12 न्यूटन। कितना, 12 न्यूटन, है ना। भैया एक्सेलरेशन निकाल दो ना, बहुत टाइम हो गया मोशन में, कब से बोलो निकाल रहे हैं हम लोग, निकालते हैं ना, बॉडी मोशन में है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अब, एफ नेट। तो एफ नेट क्या होगा भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट निकालो भाई, 50 में 12 को क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। तो बॉडी का एफ नेट निकल जाएगा। मास हमारा 3 kg है ना, 3 kg। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, घटा दो, कितना आएगा 38 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है भैया, 38/3। इसको डिवाइड कर लेना, कितना मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन आया ना। बॉडी पर एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया, आया ना, आया। कितना इजी था, घर्षण चैप्टर, फ्रिक्शन चैप्टर, मजा आ रहा है अब तो। एक बात बता रहा हूँ भाई, देखो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर हम जानते हैं कि एफ एस मैक्सिमम ज़्यादा होता है, यस और नो, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर भैया हमें एक आइडिया और हो गया। अगर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसे आप प्यार से एफ लिमिटिंग बोलते थे, अगर एफ एस मैक्सिमम ज़्यादा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल सा बात है ना यार, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखो ना, म्यू एस कितना दिया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6, म्यू क्यू कितना है 0.4। खुद दिमाग लगाओ, सोचने वाली बात है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन कम है सरफेस के बीच
क्योंकि बॉडी मोशन में आ चुकी तो कंफर्म है भाई ये भी कम होगा क्योंकि काइनेटिक मोशन में आ गया तो इरेगुलरिटीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ा ना। जो इरेगुलरिटी सरफेस के बीच में जो उभार था ना सरफेस के बीच में और बॉडी के बीच में, ये इरेगुलरिटी टूटा होगा ना, टूटा होगा तो पक्का म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी और म्यू की वैल्यू कम होगी, तभी तो काइनेटिक में आए हैं। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के और होते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच ग्राफ कैसा प्लॉट होगा और तरह तरह के हम प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल बनाएंगे और लॉस ऑफ मोशन को भी यहाँ पर हम शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्योंकि इसकी पहले जब लॉस ऑफ मोशन पढ़े थे तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स को हम एज्यूम नहीं किए थे क्या, हम पुली भी माने थे तो पूरा फ्रिक्शन लेस माने थे, जो भी स्ट्रिंग लिए थे उसको फ्रिक्शन लेस माने थे क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़े ही नहीं थे। अब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेंगे तो लॉस ऑफ मोशन में एक फोर्स जिसका नाम फ्रिक्शन फोर्स है ये भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोचेस बनाने का तरीका वही होगा यदि लॉस ऑफ मोशन आता होगा। कहीं ना कहीं ये हिस्सा है भाई, लॉस ऑफ मोशन का ये हिस्सा है कि नहीं है, जहाँ फोर्स वहाँ लॉस ऑफ मोशन, यस और नो है। तो कल मिलते हैं कल के वीडियो में।